हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज नया टॉपिक है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। लास्ट वीडियो में जब हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें कि आप दो स्पेक्ट्रा की बात की थी, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो वहाँ से आपको देखा था किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो डिसकंटिन्यूस मिलता है। स्पेक्ट्रा हमेशा कंटिन्यूस नहीं होता है, ये तो हमने देखा था। और उससे पहले हमने देखा था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहाँ से आपको क्या आइडिया मिला था? तो हमने बोला था कि जो लाइट है वो ऑलवेज कंटिन्यूस नहीं रहती है। लाइट क्या है, इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, अब तो हमने उसके बाद प्लांक एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। प्लांक ने बताया कि एनर्जी के पैकेट्स होंगे जिन्हें आपने क्वांटा बोला। ठीक है, और उसके अलावा आपने बोला उसमें क्या होता है, उन क्वांटा को फोटोन कब बोल सकते हैं, जब वो लाइट से आ रहे हैं। ठीक है, सनलाइट से जब वो आ रहे हैं उनको आप फोटोन्स उस टाइम में बोल सकते हो। तो फिर उसके बाद हमने बोला अगर आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको वेव नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने पार्टिकल नेचर से, अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना है तो आपको पार्टिकल नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो गया था। तो उसके बाद जो मॉडल आया था रदरफोर्ड के फेल होने के बाद, वो आया था आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो अब बोर्स एटॉमिक मॉडल यही बताता है कि जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे उसका करेक्शन करता है और बताता है कि जो लाइट है वो हमेशा कंटिन्यूस होती नहीं है। ठीक है, जो एटम्स हैं उसमें जो एटॉमिक लेवल्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, वही हमने देखना है इसमें। तो देखो, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? ये हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मीन्स जिन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इक्वल होंगे। जैसे हीलियम प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर लो, हीलियम का एक प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लो, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के 3 इलेक्ट्रॉन कम कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये हाइड्रोजन लाइक आयंस हैं, इनके लिए भी बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होगा। तो पहले तो हम इसके पोस्टुलेट देखते हैं क्या बोलता है बोर एटॉमिक मॉडल। तो इसने बताया एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस in the center and the nuclear electrons revolve around it in its circular orbits। किसी भी एटम में क्या होता है कि स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव अ फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। Hence these orbits are called energy levels और stationary state। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि एक फिक्स एनर्जी पाथ में ही वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज या गेन कब करेगा वो अभी हम देखेंगे। पहली बात तो इतना ध्यान रखा, जैसे कि किसने बोला था, अगर हम रदरफोर्ड को अप्लाई करें, रदरफोर्ड तो बोलता है कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। ठीक है, हमने उसमें वेव थ्योरी लगाई थी तो उससे स्टेबिलिटी अटेन हो नहीं पाती एटम की। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पर चले जाता है और फाइनली जो एटम है वो कोलैप्स हो जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एक फिक्स एनर्जी का सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं या जिन्हें हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स, इनको आप नंबर दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो एनर्जी का लेवल है उसको 1 बोल सकते हो, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, या आप कैसे भी बोल सकते हैं KLM। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या 1 2 3 ऐसे भी बोल सकते हैं। ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इन एनर्जी लेवल्स को स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। स्टेशनरी का मतलब कांस्टेंट है। अब देखो, उसके अलावा जो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की अगर आपने एनर्जी निकालनी है, सपोज आपने फर्स्ट लेवल पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो वो कितनी होगी, उसके लिए इसने इक्वेशन दी थी। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपने यहाँ पर नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सर्कुलर ऑर्बिट्स में अकॉर्डिंग टू बोर कितनी होती है, वो होती है आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट nth लेवल। ठीक है, या nth एनर्जी लेवल इज इक्वल टू -RH इंटू Z² अपॉन N²।
ठीक है, ये एनर्जी लेवल होती है इसमें किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो जहाँ पर ये जो RH है आपका, ठीक है, ये जो आपका RH है इसे बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जूल में अगर देखो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, तो इसको आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट nth लेवल इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। ठीक है, ये जूल पर एटम में यूनिट है, यूनिट भी याद रखना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट nth लेवल। ठीक है, और अब ये एक चीज़ याद रखना, Z और N क्या है यहाँ पर। अगर आप हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं तो ये Z जो है एटॉमिक नंबर होगा, तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का, जिस एटम की आप बात कर रहे हैं, और जो आपका N है वो एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल पर आप निकालना चाहते हैं। तो अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट nth लेवल अगर आप निकालना चाह रहे हैं किसी भी एटम के अंदर, तो वो जूल पर एटम में आपकी एनर्जी ये आएगी। ठीक है, जूल पर एटम में आपकी एनर्जी कौन सी आनी है, En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम, ये याद रखना। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालनी है, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स में क्वेश्चन पूछता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर आपने निकालनी है तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट nth लेवल इक्वल टू होता है -13.59 होता है, यहाँ पर 6 कर लेते हैं यहाँ पर, इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो 2 यूनिट्स में आपने पढ़ लिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किलो जूल पर मोल में अगर आपसे पूछ रहा है तो ये होता है En इक्वल टू -1312। ठीक है, एक्चुअल में -1311.8 होता है। ठीक है, इसको हम 1312 बोल सकते हैं। ठीक है, इंटू Z²/n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो तीनों यूनिट्स में आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल वो आपको आनी चाहिए। ये तीनों फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं जो एनर्जी का जो ऑर्डर है, किस लेवल पर एनर्जी कितनी होगी, किस लेवल पर ज़्यादा होगी, वो हम देखते हैं। जैसे जैसे आप क्या करते हो, न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो एनर्जी क्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की या उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन का मतलब आप समझना, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो माइनस में क्यों आ रही है। ठीक है, देखो इसका रीज़न है क्या, कोई भी एटम है यहाँ पर, अब देखो इस पर एक इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर, अब इस न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन से क्या होता है कि इस एटम की एनर्जी लूज़ हो जाएगी। ठीक है, इतनी लूज़ हो जाती है कि जो एटम है माइनस में इसकी एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से इसकी एनर्जी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। ठीक है, अब देखो ये अगर आप सेल नंबर बढ़ाते हैं, n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये माइनस में वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे तो ये माइनस में ये वैल्यू कम हो जाएगी n की वैल्यू इंक्रीज करने पर। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। अगर आप Z से देखें, एटॉमिक नंबर अगर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो आप देखोगे मोर निगेटिव होगी। मोर निगेटिव क्यों होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन से बढ़ेगा तो क्या होगा, मोर निगेटिव होते जाती है ना। मैंने बताया अट्रैक्शन से एनर्जी लूज होती है एटम की, तो वो मोर निगेटिव होते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। अब देखते हैं रेडियाई की बात करेंगे। जो सर्कुलर ऑर्बिट है, उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियाई कितना होगा। ठीक है, तो ये होता है 52.9/Z, 52.9/Z इंटू n² पिकोमीटर में। ठीक है, पिकोमीटर में याद रखना है 52.9 n²/Z, जहाँ पर n क्या है, सेल नंबर या एनर्जी लेवल, Z क्या आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर हाइड्रोजन का रेडिया कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए Z कितना हो जाएगा 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर निकाल लें तो 1² इंटू 52.9, तो इतना आ जाएगा, 1² 1 हो जाएगा, तो ये 52.9 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1 द रेडियस ऑफ फर्स्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड बोर ऑर्बिट, कॉल्ड कितना होता है ये 52.9 पिकोमीटर। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पर थोड़ा सा
Vn वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट nth लेवल 2.188, ठीक है, 2.18 इन 10⁻⁶ Z/n, ठीक है, Z/n से आपने मल्टीप्लाई करना है और एक कांस्टेंट वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁶, ये आपको आगे से लेना है मीटर पर सेकेंड। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर या nth लेवल पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करना है, ठीक है। 2.18 10⁻⁶ Z/m मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना सभी को क्लियर होगा एनर्जी और उसके अलावा वेलोसिटी और रेडियाई। अब देखो हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे जिनमें क्या होगा, फिक्स एनर्जी होगी। इस ऑर्बिट का फिक्स एनर्जी, इस ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होगी, ठीक है। हेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर आपको ऑर्बिट पता है तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होती है, हमेशा फिक्स एनर्जी होती है। तो इसी फिक्स एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटाइज एनर्जी, ठीक है। तो ऑलवेज आप बोल सकते हो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब फिक्स होते हैं उसकी, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिट में पहले डिफरेंट थी फिर अलग होगी। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो वो फिक्स एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। और उसके बाद जैसे एनर्जी लेवल फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का। जिस सर्कुलर, कभी कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसका क्या होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सर्टेन डेफिनेट वैल्यू एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ इट्स देयर ओन। एक फिक्स एनर्जी जैसे थी उसी तरह आपका क्या होगा, एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वो कितना होगा, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MBR से, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में एंगुलर मोमेंटम कितना हो, MBR, ठीक है। तो MBR इक्वल टू होता है NH/2π। क्या होता है, NH/2π, यहाँ पर है NH/2π, या सिंपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MBR इक्वल टू होता है NH/2π। तो यहाँ पर जो H/2π है ये कांस्टेंट टर्म देख रहे हो आप। तो जब भी आप एंगुलर मोमेंटम देखेंगे इस H/2π के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है। अगर आप n को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे वो जो n की वैल्यू होगी, सॉरी जो MBR की वैल्यू होगी वो H/2π के n मल्टीपल में आया होगा, ठीक है। जिस 1 में देखेंगे फर्स्ट लेवल में तो H/2π आ जाएगा, 2 पर देखेंगे 2 H/π आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, वो भी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द सेम सेल। तो सेम सेल में होगा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज या गेन नहीं करता है, ठीक है। अब देखो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज और गेन कब करेगा, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे एक्साइट होता है या डी एक्साइट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल एंड व्हेन इट डी एक्साइट में से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आना, इट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कम्स टू लोअर एनर्जी लेवल। तो एनर्जी का जो एक्साइटेशन, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा तब उस टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी का गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है इस लेवल पर था, ठीक है। तो एटॉमिक एक्साइटेशन हुआ तो ये इस लेवल पर आ गया, ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल पर आ गया। तो अब एटम ने क्या की होगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो होगा hν के इक्वल, फोटॉन्स की एनर्जी जो होती है, फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है। जो क्वांटाइजेशन एनर्जी एक फिक्स एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हमने बोला एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन के फिक्स एनर्जी लेवल है, तो फिक्स एनर्जी की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो वो किसके इक्वल होगा, E इक्वल टू hν को इक्वल होगा, ठीक है। अगर डी एक्साइट कर रहे हैं, डी एक्साइट में क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगा और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर एटम आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसकी पोस्टुलेट्स पे ही कंप्लीट यहाँ पर रोक रहे हैं, उसके बाद हम इसमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी हैं, पॉइंट्स हैं, वो हम देखेंगे। फिलहाल यहीं पर हम रोक रहे हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।